कैसे हो आप सभी लोग। हमारे पिछले 6 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र तक पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का हम आज अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र है क्या? उत्सर्जन और तंत्र जिन अंगों से मिलकर बना होता है, जो सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जिस तंत्र द्वारा ये क्रिया की जाती है उस तंत्र को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र। अब बात करते हैं हम उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जन तंत्र द्वारा कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं? तो पहला है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 उत्सर्जित पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और CO2, जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। इनको निष्कासित बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिस तंत्र द्वारा इन्हें निष्कासित किया जाता है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो अब हम बात करते हैं पहला अमोनिया। वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोसर्ग जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अमोनोसर्ग जीव कहते हैं। इनके अंदर आपके आते हैं उभयचर और जलीय कीट। तो उभयचर और जलीय कीट जो जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन कहते हैं। और अस्थिल मछलियां, तो ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उभयचर में आपका आ गया मेंढक। जलीय कीट जो जल में रहने वाले छोटे कीट होते हैं, पतंगे होते हैं। अस्थिल मछलियां आपको पता है। तो ये जो सभी चीजें आ गई वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इन जीवों को अमोनोत्सर्ग जीव कहते हैं। ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब जो इनका अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिया। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिको उत्सर्ग जीव कहते हैं। यूरिको उत्सर्जन जीव कहते हैं। और इन जीवों में समुद्री मछलियां और स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी का मतलब मनुष्य आ गया। मनुष्य हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और समुद्री मछलियां। अब आता है यूरिक अम्ल। कौन कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं? आपके हो गए सरीसृप और कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर आती है आपकी CO2 का उत्सर्जन होता है हमारे फेफड़ों द्वारा। सभी के अंदर होता है ये उत्सर्जन, सभी के अंदर होता है फेफड़ों का। CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। अमोनिया का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं? उभयचर, जलीय कीट, अस्थिल मछलियां। यूरिया का उत्सर्जन करते हैं समुद्री मछलियां और स्तनधारी। यूरिया अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सरीसृप और कीट। CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है, जो लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। अब ये हमारा हो गया अलग अलग जीवों का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है? ये आपका हो गया मानव उत्सर्जन तंत्र।
ये हो गया आपका मानव उत्सर्जन तंत्र। ये जो है इन्हें बोलते हैं वृक्क। इन्हें ये दो है, इनको बोलते हैं मूत्र नलिका। ये जो है इसे बोलते हैं मूत्राशय, और ये जो है उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो ये हो गया मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंगों की बात करें तो इसके अंदर एक जोड़ी वर्कक, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है मानव उत्सर्जन तंत्र में। अब हम पहला जो इसकी बात करते हैं वो बात करते हैं वृक्क या किडनी। मानव उत्सर्जन तंत्र वृक्क या किडनी। तो किडनी कहाँ पाई जाती है? किडनी हमारे शरीर के उदर भाग में, यानी कि पीछे के भाग में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ पीछे की ओर, जो आगे हमारा आमाशय होता है उसके निचले अंग में पाई जाती है। हमारा आगे जो आमाशय होता है, हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था आमाशय, आमाशय के पीछे की ओर यहाँ नीचे की तरफ दोनों पाई जाती है हमारी जो किडनियां होती हैं। किडनी हमारे शरीर का एक विशेष अंग होता है, तो ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं आमाशय के नीचे की तरफ, और ये हमारे शरीर में 75 से 80% जो हमारा उत्सर्जित पदार्थ है उसका निष्कासन करती है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है। 75 से 80% उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करती है वृक्क। वृक्क हमारे शरीर में दो होते हैं जो उदर गुहा के पश्चिम भाग में आमाशय के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार होता है सेम के बीज के आकार की होती हैं। ये सेम के बीज की आकार की होती हैं, और ये जो होती हैं इनके अंदर यहाँ पे एक खांच पाई जाती है। इस खांच को कहा जाता है हाइलम। इस खांच को कहा जाता है हाइलम, और यहाँ से मूत्र नलिकाएं आप देख रहे हो, यहाँ से मूत्र नलिकाएं निकल रही हैं, यहाँ से तंत्रिकाएं भी निकलती हैं। तो हाइलम भाग से मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं ये हमारे शरीर से निकलती हैं। और हाइलम के भीतरी भाग को वर्ककीय श्रोणी, यहाँ पे वर्ककीय श्रोणी पाया जाता है। वर्ककीय श्रोणी पाई जाती है, उस भाग में वर्ककीय श्रोणी पाई जाती है। हमारे वृक्क के पास में वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। और जो हमारी किडनी है इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और आंतरिक मध्यांश भाग। हमारी किडनी के दो भाग होते हैं, भीतरी भाग और बाहरी भाग। तो जो बाहरी भाग मध्यांश भाग होता है उसके अंदर पाया जाता है वर्काणु या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। पहले ऐसे समझो कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो लगभग 300 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर, लगभग 300 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक वृक्क का निर्माण करते हैं। छोटी छोटी तंत्र छोटी छोटी होती हैं, तो उनके अंदर लगभग 300 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 300 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक वृक्क का निर्माण करते हैं। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन या वर्काणु। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम। जैसे मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। उसी तरह से वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। लगभग 300 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर वृक्क बना हुआ होता है। अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन की संरचना की। वृक्क के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। तो ये हो गया आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना लगभग इस तरह की होती है।
लगभग इसी तरह की होती है। ये आपका आ गया वोमेन संपुट। वोमेन संपुट और वृक्क नलिकाएं। तो ये जो वोमेन संपुट होता है इसके दो भाग होते हैं, वोमेन संपुट और वृक्क नलिका। जो आपका नेफ्रॉन होता है उसके दो भाग होते हैं, वोमेन संपुट और वृक्क नलिका। तो जो वोमेन संपुट होता है, वोमेन संपुट एक प्रकार का थैला होता है, ठीक है। वोमेन संपुट एक प्रकार का थैला होता है जिसमें अविवाही कोशिकाएं, अविवाही कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। वोमेन संपुट में अविवाही कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। उस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है कि ये जो वोमेन संपुट है, इस वोमेन संपुट में ऐसे कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इस गुच्छे में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अविवाही कोशिकाएं। इस वोमेन संपुट में जो कोशिकाएं गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं उन्हें अविवाही कोशिकाएं कहा जाता है। और इनको अविवाही कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। जो संरचना का निर्माण होता है अविवाही कोशिकाओं के गुच्छों के द्वारा, तो उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस के दो हिस्से होते हैं, एक वृक्क धमनी और एक वृक्क शिरा। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा। तो वृक्क धमनी क्या करती है कि हमारे जो वृक्क होते हैं, वृक्कों के अंदर अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त को हमारे वृक्कों तक लेकर आती है। जैसा हमने परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था कि धमनी कोशिकाएं अशुद्ध रक्त को उसमें लेकर जाती हैं, किसमें? हृदय में, और शिराएं शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में पहुंचाती हैं। तो उसी तरह से जो वृक्क धमनिकाएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के, हमारे वृक्क के अंदर लेकर आती हैं। और जो वृक्क शिरा होती है वो हमारे जो वृक्क के अंदर फिल्टर हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, उस शुद्ध रक्त को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो ये सारी क्रिया कहाँ होती है? वोमेन संपुट में। देखो, वोमेन संपुट में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें अविवाही कोशिकाएं कहा जाता है। अविवाही कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से ग्लोमेरुलस एक गुच्छा का निर्माण करती हैं। उस गुच्छे को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को दो भागों में बांटा जाता है, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा। तो वृक्क धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में, हमारे वृक्क धमनी के अंदर, वृक्क के अंदर प्रवेश कराती है शुद्ध रक्त को, जो वृक्क धमनी होती है। और जो वृक्क शिरा होता है उसके द्वारा शुद्ध रक्त को बाहर स्थानांतरित किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है वृक्क नलिका। वोमेन संपुट का वो है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका क्या होता है? जो हमारा ये वोमेन संपुट है, ये वोमेन संपुट से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है और यहाँ पे ये निर्माण करती है। ये हमारी वृक्क नलिका जुड़ी हुई होती है। और ये नीचे की तरफ किससे? मूत्र नलिका, मूत्र वाहिनी, जहाँ पे मूत्र निर्माण होता है उससे जुड़ी हुई होती है। और नीचे की तरफ ये हेनले लूप का निर्माण करती है। और हेनले लूप का निर्माण करने के बाद ये आपकी हो गई अवरोही भुजा और ये होती है आरोही भुजा। तो इस तरह से ये वृक्क नलिका का निर्माण होता है। वृक्क नलिका हेनले लूप से निकलती है, वोमेन संपुट से निकलती है। वोमेन संपुट से निकलने के बाद एक कुंडलीदार नलिका का निर्माण करती है, जो एक तरफ मूत्र निर्माण नलिका से जुड़ी हुई होती है और नीचे की तरफ हेनले लूप का निर्माण करती है। और ये जो दो भुजाएं होती हैं, इसको छोटे वाली को आरोही और बड़ी वाली को अवरोही भुजा कहा जाता है। यहाँ से और ये यहाँ तक होता है। तो ये बड़ी भुजा होती है, इसे अवरोही भुजा, और जो ये छोटी होती है इसे आरोही भुजा कहा जाता है।
अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है, अब हमने जो इसकी संरचना थी मानव उत्सर्जन तंत्र की वो कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण, यूरिया फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण कैसे होता है मानव में, तो ये हम पढ़ेंगे। तो मूत्र निर्माण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण होता है हमारा मूत्र निर्माण का पहला चरण होता है निस्यंदन, और दूसरा होता है पुनः अवशोषण, और तीसरा होता है स्रवण। तो निस्यंदन, पहले उसका निस्यंदन यानी कि जो हम जल या पानी पीते हैं उसमें से पोषक तत्वों को छोड़कर बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निस्यंदन किया जाता है, उसको वहां से छानकर एकत्रित किया जाता है। फिर उसका एक बार पुनः अवशोषण किया जाता है, यानी उसको एक बार पुनः छाना जाता है और इसे पुनः अवशोषण करके अपशिष्ट एक बार जो बच गए हमारे शरीर में पोषक तत्व है उनको फिर से साइड में कर दिया जाता है। फिर उसका स्रवण यानी कि उसे मूत्र मार्ग में से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्रवण। तो इसमें क्या होता है कि सभी वर्कक के, इसमें क्या होता है कि रक्त प्रवाहित होता रहता है, वर्कक के सभी भागों में रक्त प्रवाहित होता रहता है लगातार। लेकिन जो वर्कक धमनी के द्वारा, आपको पता है वर्कक धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है, तो अशुद्ध रक्त को उसमें वर्कक में प्रवाहित किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। उसको छोड़ने के बाद जो अपशिष्ट जो रक्त है उसको इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, और फिर अविवाही धमनी के द्वारा, अविवाही धमनियों के द्वारा नेफ्रॉन से बोमेन संपुट में जाकर, नेफ्रॉन अविवाही धमनी कहाँ पाई जाती है, बोमेन संपुट में, तो नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट के अंदर पाई जाती है अविवाही धमनियाँ। तो अविवाही धमनियों से ये बोमेन संपुट में जाकर उसको गुच्छ के रूप में परिवर्तित होती है। जो हमारा ये अपशिष्ट पदार्थ है वो एक अविवाही धमनियाँ जहाँ गुच्छ नलिकाओं पाई जाती है वहाँ पे ये प्रभावित हो जाता है। रक्त जो निस्यंदन करता है वो लगभग 1000 से 1200 ml प्रति मिनट रक्त निस्यंदन करता रहता है। 1000 से 1200 ml पर मिनट के हिसाब से निस्यंदन करके अपना कार्य पूर्ण करता है। और ये ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल इन सब का क्या करता है, यूरिया आदि का होकर संपुट को एकत्रित कर लेता है। यानी जो हमारा बोमेन संपुट है इसमें जो पोषक तत्व है जैसे यूरिया, एमिनो अम्ल, यूरिया को छोड़कर ग्लूकोज, इनको क्या करता है, निस्यंदित करता रहता है। इनको बाहर एकत्रित करके अलग मलाशय के अंदर एकत्रित करता रहता है। और यहाँ घनाभाकार जो बोमेन संपुट है यहाँ पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, घनाकार उत्तक पाया जाता है, घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। तो ये घनाकार उपकला उत्तक निस्यंदन में सहयोग करता रहता है और ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, अन्य उपयोगी पदार्थों को निस्यंदन द्वारा पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। अब आ गया आपका पुनः अवशोषण। तो ये जो पुनः अवशोषण ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, तो इन सब का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। पुनः अवशोषण करके हमारे शरीर में अपवाही, पहले अविवाही धमनी के द्वारा इनको अशुद्ध किया जाता है, इनमें पहुंचाया जाता है। अब अपवाही धमनी के द्वारा वापस इन्हें हमारे शरीर में संग्रहित किया जाता है और पुनः अवशोषण द्वारा यूरिया को अलग से निकाल के मूत्र निर्माण करते हैं और फिर नेफ्रॉन में संग्रहित करके उसे वर्कक से मूत्र नलिकाओं में भेज दिया जाता है। और फिर लास्ट में जो हमारा मूत्र कोश है, मूत्र नलिकाओं के बाद मूत्र कोश, तो उसके अंदर मूत्र जो थैली है उसके अंदर भेज दिया जाता है और वहां से संकुचन द्वारा इसको बड़ा किया जाता है और यहाँ पे भर दिया जाता है। फिर मूत्र मार्ग द्वारा इसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये आपकी मूत्र निर्माण की क्रिया कंप्लीट होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं।
सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा अपशिष्ट रक्त है, उस अपशिष्ट रक्त को अविवाहित धमनी में प्रवेश कराया जाता है। अविवाहित धमनी कहाँ होती है? बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट की चारों लेयर कहाँ किसकी बनी होती है? उपकला उत्तक की। अब अविवाहित धमनी द्वारा इस रक्त को निस्यंदन किया जाता है। निस्यंदन कितना किया जाता है? 1000 से 1200 ml प्रति मिनट इसको निस्कंदित किया जाता है। निस्कंदित होने के बाद जो हमारे जैसे यूरिया, ग्लूकोज, लवण या जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको साइड में कर दिया जाता है, और जो शुद्ध जैसे कुछ तत्व हो गए आपके ग्लूकोज, लवण, एमिनोमल, तो उनको हमारे शरीर में शुद्ध को अपवाहित धमनी द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, और जो अशुद्ध होते हैं उनको मूत्राशय में एकत्रित कर दिया जाता है। मूत्राशय में एकत्रित करने के बाद इसके अंदर संकुचन होता है। संकुचन से फैलाव होकर मूत्र यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद मूत्र निर्माण के द्वारा इन्हें हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये हमारी पूरी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया थी, वो कंप्लीट हुई। अब अलग से और आता है उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र। अब जो हमारे शरीर में हमारा जो मानव उत्सर्जन तंत्र है वो तो हमारे शरीर में उत्सर्जन करता ही है, प्लस इसके अलावा उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र, उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र और कौन कौन से तंत्र हमारे उत्सर्जन में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से अंग हैं जो हमारे तंत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे फेफड़े, त्वचा और यकृत। तो फेफड़ों द्वारा हमारे शरीर में CO2 को बाहर निकाला जाता है, फेफड़ों द्वारा। त्वचा के द्वारा क्या किया जाता है? त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से CO2 और पसीने में कुछ अम्लों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, पसीने में उत्सर्जित कुछ पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। और यकृत द्वारा बिलीरुबिन और बिलिवर्डिन इन रक्त को, इन अवशिष्ट पदार्थों को फेफड़े द्वारा CO2 को, त्वचा द्वारा CO2 और पसीने को, इसके अंदर कुछ अम्ल पाए जाते हैं, और यकृत द्वारा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक एंजाइमों को बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको आप अपनी बुक से अच्छे से स्टडी करना, और फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में नीचे की तरफ लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले जनन तंत्र के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनन तंत्र। थैंक यू।